12 साल की रंजू शाम में खेल कूद कर वापस आई। दरवाजे की घंटी बजाई तो सामने किसी अजनबी युवक को देखकर चकित रह गई। तब तक अंदर से उसकी माँ सुनीता बाहर निकली और मुस्कुराते हुए बेटी से कहा, बेटी, यह तुम्हारे सब मम्मा के फ्रेंड सत्या अंकल हैं। नमस्ते करो अंकल को। नमस्ते मम्मा के फ्रेंड अंकल, कहकर हौले से मुस्कुरा कर वह अपने कमरे में चली आई और बैठकर कुछ सोचने लगी। कुछ ही देर में उसका भाई विभू घर लौट आया। विभू रंजू से 2-3 साल ही बड़ा था। बीवी को देखते ही रंजू ने सवाल किया, भैया, आप मम्मा के फ्रेंड से मिले? हाँ मिला, काफ़ी यंग और चार्मिंग है। वैसे 2 दिन पहले भी आए थे। उस दिन तो कहीं गई हुई थी। वह सब छोड़ो भैया, आप तो मुझे ये बताओ कि वह मम्मा के बॉयफ्रेंड हुए ना? यह क्या कह रही है पगली? वह तो बस फ्रेंड है। यह बात अलग है कि आज तक मम्मा की सहेलियाँ ही घर आती थी। पहली बार किसी लड़के से दोस्ती की है मम्मा ने। वही तो मैं कह रही हूँ कि वह बॉय भी हैं और मम्मा का फ्रेंड भी हैं। यानी वह बॉयफ्रेंड ही तो हुए ना? मुस्कुराते हुए रंजू ने कहा, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ा, अपनी पढ़ाई कर ले। विभू ने उसे धौल जमाते हुए कहा। थोड़ी देर में सत्या चला गया तो सुनीता की सास अपने कमरे से बाहर आती हुई थोड़ी नाराजगी भरे स्वर में बोली, बहू, क्या बात है? तेरा यह फ्रेंड अक्सर ही घर आने लगा है अब। अरे नहीं मम्मी जी, वह दूसरी बार ही तो आया था और वह भी ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में ही आया था। मगर बहू, तू तो कहती थी कि तेरे ऑफिस में ज़्यादातर महिलाएं हैं। अगर पुरुष हैं भी तो वे भी अधिक उम्र के हैं, जबकि यह लड़का तो तुझसे भी छोटा लग रहा था। मम्मी जी, हर समान उम्र के ही हैं। सत्या मुझसे केवल 4 महीने छोटा है। एक्चुअली हमारे ऑफिस में सत्या का ट्रांसफ़र हाल में ही हुआ है। पहले उसकी पोस्टिंग हेड ऑफिस मुंबई में थी, सो इसे प्रैक्टिकली नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। कभी भी कुछ मदद की ज़रूरत होती है तो यह तुरंत आगे आ जाता है। तभी यह ऑफिस में बहुत जल्द सा सबका दोस्त बन गया है। अच्छा मम्मी जी, आप बताइए आज खाने में क्या बनाऊँ? जो दिल करे बना ले बहू। पर देख, लड़कों को ज़रूरत से ज़्यादा मिलजोल बढ़ाना नहीं सही होता है। तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ बहू। अरे मम्मी जी, आप भी निश्चिंत रहिए, सत्या बहुत अच्छा लड़का है, कहकर हंसती हुई सुनीता अंदर चली गई। मगर सास का चेहरा बना रहा। रात में जब सुनीता का पति अभिषेक घर लौटा तो खाने के बाद सास ने अभिषेक को कमरे में बुलाया और धीमी आवाज में उसे सत्या के बारे में सब कुछ बताने लगी। अभिषेक ने माँ को समझाने की कोशिश की। माँ, आज के समय में महिलाओं और पुरुषों की दोस्ती आम बात है। वैसे भी आप जानती ही हो सुनीता कितनी समझदार है। आप टेंशन क्यों लेती हो माँ? बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों ने इतनी दुखिया दुनिया देखी है जितनी तू सोच भी नहीं सकता। स्त्री पुरुष की दोस्ती यानी घी और आग की देसी देसी दोस्ती। आग पकड़ते समय नहीं लगता बेटे। मेरा फर्ज था तुझे समझाना तो समझा दिया। डोंट वरी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं चलता हूँ सोने। अभिषेक माँ के पास से तो उठकर चला आया, मगर कहीं न कहीं उनकी बातें देर तक उसके जहन में घूमती रही। वो सुनीता से बहुत प्यार करता था और उस पर पूरा यकीन भी करता था। मगर आज जिस तरह माँ शक जाहिर कर रही थी, उस बात को पूरी तरह इग्नोर भी नहीं कर पा रहा था। रात में जब घर के सारे काम निपटा कर सुनीता कमरे में आई तो अभिषेक ने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा, माँ कह रही थी आजकल आप किसी लड़के से दोस्ती हो गई है और वह आपके घर भी आता है। पति के भाव समझते हुए सुनीता ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, जी हाँ, आपने सही सुना है। वैसे माँ तो यह भी कह रही होंगी कि कहीं मुझे उससे प्यार ना हो जाए और मैं आपको चीट ना करने लगूँ। हाँ, माँ की सोच तो कुछ ऐसी ही है, मगर मेरी नहीं। ऑफिस में मुझे भी महिला सहकर्मियों से बातें करनी होती है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं कुछ और सोचने लगूँ। मैं तो मजाक कर रहा था। आई नो एंड आई लव यू, प्यार से सुनीता ने कहा। ओहो, चलो इसी बहाने यह लफ्ज़ इतने दिनों बाद सुनने को तो मिल गए। अभिषेक ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। सुनीता खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों देर तक प्यार भरी बातें करते रहे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। सत्य अक्सर सुनीता के घर आ जाता। कभी कभी दोनों बाहर भी निकल जाते। अभिषेक को कोई एतराज़ नहीं था। इसीलिए सुनीता भी इस दोस्ती को एंजॉय कर रही थी। साथ ही ऑफिस के काम भी आसानी से निपटाते सुनीता और ऑफिस के साथ घर भी बहुत अच्छे से संभालती थी। अभिषेक को इस मामले में भी पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी, पर माँ अक्सर बेटे को टोकती। यह सही नहीं है अभिषेक, तुझे फिर कह रही हूँ, पत्नी को किसी और के साथ इतना घुलने मिलने देना उचित नहीं है। माँ एक्चुअली सुनीता ऑफिस के कामों में ही सत्या की हेल्प लेती है। दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं।
इसीलिए स्वाभाविक है कि काम के साथ साथ थोड़ा समय या संग बिता लेते हैं। इसमें कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगता माँ। और फिर तुम्हारी बहू इतना कमा भी तो रही है। याद करो माँ, जब सुनीता घर पर रहती थी तो कई दफ़ा घर चलाने के लिए हमारे हाथ तंग हो जाते थे। आखिर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसके लिए सुनीता का काम करना भी तो ज़रूरी है। फिर जब वह घर संभालने के बाद काम करने बाहर जा रही है तो हर बात पर टोका टाकी भी तो अच्छी नहीं लगती। बेटे, मैं तेरी बात समझ रही हूँ पर तू मेरी बात नहीं समझता। देख, थोड़ा नियंत्रण भी ज़रूरी है बेटे, तुझे कहीं बाद में पछताना ना पड़े। मुंह बनाते हुए माँ ने कहा, ठीक है माँ, मैं बात करूँगा। कहकर अभिषेक चुप हो जाता। एक ही बात बार बार कही जाए तो वह कहीं न कहीं दिमाग पर असर डालती है। ऐसा ही कुछ अभिषेक के साथ भी होने लगा था। जब काम के बहाने सुनीता और सत्या शहर से बाहर जाते तो अभिषेक का दिल बेचैन हो उठता। उसे कई दफ़ा लगता कि सुनीता को सत्या के साथ बाहर जाने से रोक ले या डांट लगा दे, मगर वह ऐसा नहीं कर पाता। आखिर उसकी गृहस्थी की गाड़ी यदि सरपट दौड़ रही थी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सुनीता की मेहनत ही तो थी। इधर बेटे पर अपनी बातों का असर पड़ता न देख अभिषेक की माँ बाप ने अपने पोते और पोती यानी बच्चों को उकसाना शुरू किया। एक दिन दोनों बच्चों को बैठा कर वह समझाने लगे, देखो बेटे, आपकी मम्मा की सत्या अंकल से दोस्ती ज़्यादा ही बढ़ रही है। क्या आप दोनों को नहीं लगता कि मम्मा आपको या पापा को अपना पूरा समय देने के बजाय सत्या अंकल के साथ घूमने चली जाती हैं? दादी जी, मम्मा घूमने नहीं बल्कि ऑफिस के काम से ही सत्या अंकल के साथ जाती हैं। विभू ने विरोध किया, भैया को छोड़ो दादी जी, पर मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मम्मा हमें सच में इग्नोर करने लगी हैं। जब देखो ये अंकल हमारे घर आ जाते हैं या मम्मा को ले जाते हैं। ये सही नहीं है। हाँ बेटे, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि थोड़ा ध्यान दो। मम्मा को कहो कि अपने दोस्त के साथ नहीं बल्कि तुम लोगों के साथ समय बिताया करे। उस दिन संडे था। बच्चों के कहने पर सुनीता और अभिषेक उन्हें लेकर वाटर पार्क जाने वाले थे। दोपहर की नींद लेकर जैसे ही दोनों बच्चे तैयार होने लगे तो माँ को न देखकर दादी के पास पहुँचे। दादी जी, मम्मा कहाँ हैं? दिख नहीं रही। तुम्हारी मम्मा गई अपने फ्रेंड के साथ, मतलब सत्या अंकल के साथ। हाँ, लेकिन उन्हें तो हमारे साथ जाना था। क्या हमसे ज़्यादा बॉयफ्रेंड इम्पोर्टेंट हो गया? कहकर रंजू ने मुंह फुला लिया। बीबू भी उदास हो गया। लोहा गरम देख दादी माँ ने हथौड़ा मारने की गरज से कहा, यही तो मैं कहती आ रही हूँ इतने समय से कि सुनीता के लिए अपने बच्चों से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह पराया आदमी हो गया है। तुम्हारे बाप को तो कुछ समझ ही नहीं आता। माँ प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, अभिषेक ने सुनीता के बचाव में कहा। पर पापा, हमारा दिल रखने से ज़रूरी और कौन सा काम हो गया है? कहकर विभू गुस्से में उठा और अपने कमरे में चला गया। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। रंजू भी चिढ़कर बोली, लगता है मम्मा को हमसे ज़्यादा प्यार उस सत्या अंकल से हो गया है। वह भी पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। शाम को जब सुनीता लौटी तो घर में सबका मूड ऑफ था। सुनीता ने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे सत्या अंकल के पैर में गहरी चोट लग गई थी, तभी मैं उन्हें लेकर अस्पताल गई। मम्मा, आज हम कोई बहाना नहीं सुनने वाले। आपने अपना वादा तोड़ा है और वह भी सत्या अंकल की खातिर। हमें कोई बात नहीं करनी आपसे। कहकर दोनों वहां से उठकर चले गए। रंजू और विभू माँ की सत्या से इस नज़दीकियों के पसंद नहीं कर रहे थे। वे अपनी ही माँ से कटे कटे से रहने लगे। गर्मी की छुट्टियों को बाद बच्चों के स्कूल खुल गए और विभू अपने हॉस्टल चला गया। इधर सुनीता के सास ससुर ने इस दोस्ती का जिक्र उसके माँ बाप से भी कर दिया। सुनीता के माँ बाप भी इस दोस्ती के खिलाफ थे। माँ ने सुनीता को समझाया तो पिता ने भी अभिषेक को सलाह दी कि उसे इस मामले में सुनीता पर थोड़ी सख्ती करनी चाहिए और सत्या के साथ बाहर जाने की इजाज़त कतई नहीं देनी चाहिए। इस बीच रंजू की दोस्ती सोसाइटी के एक लड़के जैसे हो गई। वह रंजू से 2-4 साल बड़ा था, यानी विभू की उम्र का था। वह जूडो कराटे में चैंपियन और फिटनेस फ्रीक लड़का था। रंजू उसकी बाइक रेसिंग से भी बहुत प्रभावित थी। ये दोनों एक ही स्कूल में थे। दोनों साथ साथ स्कूल जाने लगे। जय दूसरे लड़कों की तरह नहीं था। वह रंजू को अच्छी बातें बताता, उसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता और स्कूटी चलाना भी सिखाता था। जय का साथ रंजू को बहुत पसंद आता। एक दिन रंजू जय को अपने साथ घर ले आई। सुनीता ने उसकी अच्छी आवभगत की। सबको जय अच्छा लड़का लगा, इसीलिए किसी ने रंजू से कोई पूछताछ नहीं की।
अब तो जय अक्सर ही घर आने लगा। वह रंजू की मैथ्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता और जूडो कराटे भी सिखाता रहता। एक दिन रंजू ने सुनीता से कहा, मम्मा आपको पता है जय डांस भी जानता है। वह कह रहा था कि मुझे डांस सिखा देगा। यह तो बहुत अच्छा है। तुम दोनों बाहर लॉन में या फिर अपनी कमरे में डांस की प्रैक्टिस कर सकते हो। मम्मा आपको या घर में किसी को ऐतराज़ तो नहीं होगा? रंजू ने पूछा। अरे नहीं बेटा, जय अच्छा लड़का है। वह तुम्हें अच्छी बातें सिखाता है। तुम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, फिर हमें ऐतराज़ क्यों होगा? बस बेटा यह ध्यान रखना, जय और तुम फालतू बातों में समय मत लगाना। काम की बातें सीखो, खेल कूदो, उसमें क्या बुराई है। ओके थैंक यू मम्मा, कहकर रंजू खुशी खुशी वहाँ से चली गई। अब जय हर संडे रंजू के घर आ जाता और दोनों डांस प्रैक्टिस करते। समय इसी तरह बीतता रहा। एक दिन सुनीता और अभिषेक किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में रंजू दादा दादी के साथ अकेली थी। किसी काम से जय घर आया तो रंजू उससे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कराने लगी। इसी बीच अचानक रंजू को दादी के कराहने और बाथरूम में गिरने की आवाज़ सुनाई दी। रंजू और जय दौड़ कर बाथरूम पहुंचे तो देखा दादी फर्श पर बेहोश पड़ी हैं। रंजू के दादा ऊंचा सुनते थे, उनके पैरों में भी तकलीफ रहती थी। वह अपने कमरे में सोए पड़े थे। रंजू घबरा कर रोने लगी। जब जय ने उसे चुप कराया और जल्दी से एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया। रंजू ने अपनी मम्मी डैडी को भी हर बात बता दी। इस बीच जय जल्दी से दादी को लेकर पास के अस्पताल भागा। उसने पहले ही अपने घर से रुपए मंगा लिए थे। अस्पताल पहुंचकर उसने बहुत समझदारी के साथ दादी को एडमिट करा दिया और प्राथमिक इलाज शुरू कराया। उनको हार्ट अटैक आया था। अब तक रंजू के माँ बाप भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। डॉक्टर ने सुनीता और अभिषेक से जय की तारीफ करते हुए कहा, इस लड़के ने जिस फुर्ती और समझदारी से आपकी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया वह काबिले तारीफ है। अगर ज़्यादा देर हो जाती तो समस्या बढ़ सकती थी और जान को भी खतरा हो सकता था। सुनीता ने बढ़कर जय को गले से लगा लिया। अभिषेक और उसके पिता ने भी नम आंखों से जय का धन्यवाद कहा। सब समझ रहे थे कि बाहर का एक लड़का आज उनके परिवार के लिए कितना बड़ा काम कर गया। हालात सुधरने पर रंजू की दादी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर लौटने पर दादी ने जय का हाथ पकड़कर गदगद स्वर में कहा, आज मुझे पता चला कि दोस्ती का रिश्ता इतना खूबसूरत होता है। तुमने मेरी जान बचाकर इस बात का एहसास दिला दिया। बेटे दोस्ती का मतलब क्या है? यह तो मेरा फ़र्ज़ था दादी जी, अजय ने हंसकर कहा। तब दादी ने सुनीता की तरफ देखकर ग्लानि भरे स्वर में कहा, मुझे माफ़ कर दे बहू। दोस्ती तो दोस्ती होती है, बच्चों की हो या बड़ों की। तेरी और सत्या की दोस्ती पर शक करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों की दोस्ती कितनी प्यारी होगी। आज तक मैं समझ ही नहीं पाई थी। सुनीता बढ़कर सास के गले लगती है हुई बोली, मम्मी जी आप बड़ी हैं, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सत्या को जानती नहीं थी, इसीलिए आपके मन में सवाल उठ रहे थे। यह बात बहुत स्वाभाविक था, पर मैं उसे पहचानती हूँ, इसीलिए बिना कुछ छुपाए उस रिश्ते को आपके सामने लेकर आई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनीता ने दरवाज़ा खोला तो सामने हाथों में फ्लावर गुलदस्ता लिए सत्या खड़ा था। घबराए हुए स्वर में उसने पूछा, मैंने सुना है कि अम्मा जी की तबीयत खराब हो गई है, अब कैसी है? कहा, बस तुम्हें याद कर रही थी, हंसते हुए सुनीता ने कहा और हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। तो दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।